मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि अभी बहुत सारा फॉर्म निकला हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, CSEB छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में जेई का पोस्ट आया हुआ है और काफी सारा वैकेंसी है। तो अगर आप हमारा पेड कोर्स चाह रहे हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC जेई की या फिर अदर स्टेट AE जेई की, तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, आप परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि मैं पहले पूरा थियोरेटिकल पढ़ाती हूँ और बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं, वो नोट करवा करके उस पर बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आप लोगों से सॉल्व करवाती हूँ। तो पिछली क्लास में जैसा कि हम लोगों ने देखा था, हमने MCQ क्वेश्चन सॉल्व किया था, करीबन 10 सॉल्व किया था। आज भी ये 10 का सेशन होगा, लेकिन इसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने को मिलेगा। तो क्या किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पेन और कॉपी उठाइए और फ्रेंड्स मेरे साथ क्वेश्चन लग जाइए। उसके पहले आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने अपडेट्स और नोटिफिकेशन है हमारे वीडियो के रिगार्डिंग वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वैसे तो आप सब लोग मेरे बारे में जानते हैं, और फिर आइए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एक करके हम बढ़ेंगे आगे और फिर अपना यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, तो इसे आप लोग जरूर से एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है? तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टूडेंट मेनली डाउट करते हैं और मेनली गलत करते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है? तो फटाफट से आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या फिर चैट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। तो देखते हैं किसका किसका आंसर ये करेक्ट आता है। और ये बेहद सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को ट्रिकी हो सकता है। ठीक है? ये सब क्वेश्चन जो है UPPSC, UP SSC ये सब में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना है। ठीक है? तो क्वेश्चन आप लोगों को बन जाना चाहिए था, क्योंकि मैं ये कंसेप्ट मेरे प्रीवियस जो बेसिक हमारी क्लासेस चल रही हैं उस पे मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। तो अगर जो स्टूडेंट है जो मुझसे पढ़े हुए हैं, और अगर आप नए हैं, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सर्किट थ्योरी का पूरा क्लासेस देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ सिंपली जो अभी तक हमने पढ़ा था 1 किलोवाट आवर, सबसे पहली बात तो ये एनर्जी होता है, एनर्जी के ये यूनिट है जो हम देखते हो ना बिजली बिल में, कितने यूनिट्स खपत हुआ, कितना यूनिट आया, तो वो किलोवाट आवर में रहता है। अब खास बात क्या है, देखिए इसका अगर मैं छोटा यूनिट बोलूं, स्मॉलर यूनिट में बात करूं, तो आप लोगों का क्या ऑप्शन आ रहा है प्लीज बताइए? वॉट सेकेंड, है ना? वॉट सेकेंड। और यही हमारा क्या होता है? यही हमारा होता है जूल। तो ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ था मेरी क्लास में, वॉट सेकेंड होता है जूल, और जूल क्या होता है? एनर्जी की SI यूनिट होती है। अब यहाँ पर किलोवाट आवर है, तो सबसे पहले तो मैं उसको जूल में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो 1 किलोवाट आवर बच्चों इज इक्वल टू, देखिए 1 किलोवाट है, और आप लोगों को ये भी पता है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होते हैं। इसमें कोई आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। 1 घंटे 1 आवर बराबर कितना? 3600 सेकेंड्स होते हैं। और ये आता कैसे है? पहले 60 मिनट करिए, मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है। ठीक है? तो इसी चीज का मैं यूज कर रही हूँ। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट इंटू 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड हुआ, या फिर इसी को हम कहेंगे जूल कहेंगे। तो 1 किलोवाट आवर आप लोगों को ये भी ऑप्शन में दे सकता था। अदरवाइज बच्चों, अगर मैं इसको 6 के पावर में लिखूं, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम 6 के पावर में दिया रहता है इलेक्ट्रिकल में, तो 3.6 इंटू 10⁶ कर सकते हैं। मैंने बताया था ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड करिए तो आपको ये आएगा। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, और हड़बड़ी में हम क्या करेंगे, इस टाइप का कोई आंसर हम लोगों को दिखेगा तो हम लगा लेंगे। लेकिन आप स्क्रीन में देखिए आप लोगों को ऑप्शन क्या क्या गिवन है। ऑप्शन आप लोगों को ए ऑप्शन 3600 जूल गिवन है। क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी 860 किलो कैलोरी, तो इसको होल्ड करके रखते हैं। ऑप्शन सी जो है वो 3600 वाट है, और ऑप्शन डी 4186 जूल है। तो कहाँ ऐसा कुछ मैच हो रहा है, आप मुझे बताएं। अब आप मैच नहीं हो रहा है तो फिर आप सोच में पड़ गए कि अब हम क्या करें। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक छोटा सा रिलेशन बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल बेसिक से आप क्लास अटेंड करिए और आप लोगों को एक एक चीज कवर होता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक चीज बताया था बच्चा,
1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है, या कई जगह पर 4.2 जूल भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको 1 कैलोरी बराबर इतना है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी। ठीक है, कैलोरी कह सकती हूँ, लेकिन अभी तो फिलहाल हमारा इतना जूल है, तो इतने जूल का वैल्यू अगर मुझे निकालना पड़ा तो इतने जूल की वैल्यू कितनी है, देखिए 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल बराबर, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं आंसर लिखना चाहूंगी, देख लीजिए ये हो जाएगा 1/4.18 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶, इसको मल्टीप्लाई करिए, अब ये हो गया कन्वर्ट कैलोरी में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको जरूर सॉल्व करके देखिए, 3.6/4.18, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 4.2 ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को फिर से ये चीज नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप यहाँ से 4.2 लीजिए, इसको कट करिए, इसको कट करिए, आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा देख लीजिए, ऑप्शन बी 860 किलो कैलोरी आपका आंसर आएगा। जिसका आंसर नहीं आया प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इतना कैलकुलेशन तो आप लोगों को करनी ही चाहिए। तो बच्चों देखो, इसमें आप लोग डायरेक्ट या तो रट लो अब एक बार, लेकिन सॉल्व करके आप याद करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। 860 किलो कैलोरी, लेकिन समझाने का तरीका मैं ये है, मैंने समझा दिया कि 1 किलोवाट आवर बराबर 860 किलो कैलोरी होता है, और कैसे आया यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है। तो ये इसका आंसर हुआ, और ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। यहीं से बच्चा फंस जाता है कि अब मैम हमने तो ये पढ़ा था 3.6 इंटू 10⁻⁶, ये पूछ लिया किलो कैलोरी में, कैलोरी में भी पूछ सकता है, अर्ग में भी पूछ सकता है, तो सारा का कन्वर्जन मैंने दिया हुआ मेरी बेसिक क्लास में। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये समझ रही हूँ कि आप लोगों को ये जो हमारा क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मजेदार लगा होगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जब आता है तो थोड़ा सा दिखता तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, हमने तो कुछ और पढ़ा था, यहाँ पर तो हमें कुछ और ही दिख रहा है। इसीलिए आप बेसिक अच्छे से चलिए और अच्छे से पढ़िए। मजा आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। और अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। तो इसमें ये वैसे तो मैंने पिछली क्लास में बात किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर 1 BOT यूनिट इज ऑप्शन ए 1000 किलोवाट, ऑप्शन बी 10 किलोवाट आवर, ऑप्शन ए 1000 किलोवाट आवर, ऑप्शन बी 10 किलोवाट आवर, ऑप्शन सी 1 किलोवाट आवर एंड ऑप्शन डी 0.1 किलोवाट आवर। तो देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको याद रखने का है। बीओटी का मैं फुल फॉर्म बता चुकी हूँ, बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, और ये बराबर कितना होता है, ये बराबर होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, बस ये समझना है। अब आप लोगों को ये बीओटी का रिलेशन 1 किलोवाट आवर में भी पूछ सकता है, वही चीज जूल में भी पूछ सकता है, वही चीज आप लोगों को किलो कैलोरी या फिर कैलोरी में भी पूछ सकता है। तो बच्चों देखो एक दूसरे से लिंक करके पढ़िए आप लोग। तो अगर बोलेगा 1 बीओटी की मान कितना है, तो 1 बीओटी का मान कितना है 1 किलोवाट आवर। उसके पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि बीओटी किसकी यूनिट है, तो एनर्जी की यूनिट है, बीटीयू भी एनर्जी की यूनिट है, अर्ग एनर्जी की यूनिट है, कैलोरी एनर्जी की यूनिट है, जूल और वाट सेकेंड। तो ये सारी यूनिट जो है वो एनर्जी के है, जो मैं ऑलरेडी हमारे क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस सेशन को, एक बार लाइक कर दीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप लोगों के स्क्रीन में अपीयर हो रहा होगा, फटाफट से आप लोग आंसर बताएं। फिर हम लेवल अप भी लेकर के जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन कवर करती हूँ। तो बच्चा क्वेश्चन 3 लग गया होगा, आप लोग आंसर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया है दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। मैम ये तो आपने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया, ये मैं बार बार डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि यूनिट पे बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए है वाट सेकेंड, है ना। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है किलोवाट आवर, ऑप्शन डी है वोल्ट एम्पियर सेकेंड। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें आप लोगों को पूछा क्या है, ऐसा यूनिट पूछा एनर्जी का, तो ऐसा यूनिट पूछा तो आपको ऐसा यूनिट ही बतानी पड़ेगी। और मैं बार बार अपने लेक्चर में बोलती हूँ कि बच्चा ऐसा यूनिट एनर्जी का होता है जूल। ठीक है, तो बाकी अगर मैं नॉर्मली देखो एनर्जी का डेफिनेशन तो ये होता है पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर हम लोगों ने देखा था एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी पावर इनटू टाइम हुआ। तो
तो उसके हिसाब से पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो वॉट सेकेंड तो है, लेकिन यही हमारा जूल है, और ये जूल जो है वही हमारा क्या है, एसआई यूनिट है। ठीक है, यूनिट तो सारे एनर्जी का ही दिया है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट क्या। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने वाले हैं कि एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा खुद सर्च करेंगे, कहीं देखेंगे सीजीएस यूनिट, तो आप लोगों को फिर पता चलते जाएगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि बताइए एसआई यूनिट क्या, सॉरी सीजीएस यूनिट एनर्जी का क्या है। अब किलोवाट आवर अभी मैंने बताया, वोल्ट का क्या है, V × I × T। तो इस पावर को ही मैंने क्या लिखा है, पावर को ही मैंने VI लिखा है। तो पावर VI × टाइम। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। कुछ भी टफ नहीं था इसमें, लेकिन बस ये था कि आप लोगों को एसआई और सीजीएस यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो क्वेश्चन नेक्स्ट आप सॉल्व करिए, अब यूनिट बेस्ड क्वेश्चन और भी पूछ रहे हैं, तो हम उसको सारे को कवर करेंगे। अब आप मुझे बताइए 4th क्वेश्चन का आंसर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आसान होता है, लेकिन कई बार उसमें हम लोगों को क्या होता है, दिक्कत आती है। अब आइए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा है बच्चा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बताओ। तो किस किस को याद है, एक बार आप लोग बता दीजिए। ठीक है, किस किस को याद है आप बता दीजिए। एक बार मैं ऑप्शन भी यहाँ लिखना चाहूंगी, क्योंकि फंसाता कैसे आप ये देखिए, ये आपको दिया हुआ है, यूनिट देख लीजिए, ओम मीटर, नेक्स्ट दिया है मोह मीटर, नेक्स्ट दिया है मोह, और नेक्स्ट दिया है ओम। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि यूनिट हम याद करके जाते हैं, जनरली स्टूडेंट जो है वो याद करके जाते हैं, और उस इतने सारे क्वेश्चन के बीच में अगर यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी पूछ दिया, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी भी पूछ दिया, या फिर बोल दिया यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ हमारे बच्चों को कि कभी भी आप किसी भी चीज की यूनिट याद मत करके जाएं, करेक्ट निकालना आपका मेन एस्पेक्ट है, भले थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ से हमने देखा था, जो रेजिस्टेंस हमारा आर होता है अपना कंडक्टर या फिर मटेरियल उसका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया था, जिसको मैंने कहा था रो है। और ये रो जो है हमारा, वो क्या है, रो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और हम इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो ये दो नाम से जाना जाता है। अगर दोनों का मतलब कहीं अलग अलग दिया है तो वैसा नहीं है, वो दोनों सेम ही है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये देखिए, अगर मान लीजिए मैं लेंथ 1 मीटर ले लूँ, एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ, जैसे कि मैंने बताया था मेरी क्लास में, तो हमारा रो जो है वो आर के बराबर हो जाएगा। क्या मैंने कहा, अगर लेंथ को मैं 1 मीटर लूँ, एरिया को मैं 1 मीटर स्क्वायर लूँ, तो यहाँ पर रो हमारा क्या है, आर के बराबर है। और ये जो रो रहता है वो क्या है, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल किस मटेरियल का बना हुआ है, क्या उसका डायमेंशन है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि भाई बताइए रो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो सबसे पहली बात डायमेंशन एल और ए के ऊपर, दूसरी चीज ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, कि कैसा मटेरियल है, कौन सा यूज किया गया है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं, दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर। समझ में आया। अब यहाँ से यूनिट निकाल लीजिए। तो यूनिट यहाँ पर हमारा जो रो है, रो क्या हो जा रहा है, आर ए अपॉन में एल। तो आर का यूनिट आप लोगों को पता है ओम होता है। एरिया है तो एरिया अगर मीटर में भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए हम मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, और लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, ऊपर में 1 मीटर बचा, तो ये होता है ओम मीटर, जिसको ओम मीटर ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसका यूनिट है ओम मीटर। ये आप लोगों को समझना है, रटना नहीं है कोई भी चीज। थोड़ा बहुत कंफ्यूज किया, अगर आप लोग को ऑप्शन में दे दिया ओम पर मीटर, तो ओम मीटर, ये सब में कंफ्यूजन होती है। इसलिए बेसिकली आप लोगों को रूट लेकर के चलना है, उसका मेन थ्योरी लेकर के चलना है, ठीक है, कंसेप्ट लेके चलना है। तो ये हुआ पूरा डिस्कशन इसका।
अब एक और बात, ऑप्शन से आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि ओम मीटर इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन ए है। मोह मीटर किसका है ये देख लेते हैं, ये आप लोग को बताना है। मोह यूनिट अगर मैं बोलूँ तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है मोह, समझ में आया। फिर ओम तो आपको पता ही है रेजिस्टेंस का। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस है, चाहे वो आप लोगों का कोई भी जेई का पेपर हो या फिर एई का पेपर हो या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर हो। तो इसके लिए आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए हो गया। अब आप सोच रहे होंगे मैम आप इतना डिस्कशन क्यों करा रहे हैं? इसलिए करा रहे हैं बच्चा कि आप लोगों को अगर एक क्वेश्चन आए तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप लोगों को अपने कंसेप्ट से बन जाए। ठीक है, समझ में आया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी, बेहद इजी है। ठीक है, मुझे नहीं लगता मुझे ये कराना चाहिए था, लेकिन फिर भी नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा देख लीजिए। व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टर ऑफ अ 20 ओम कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट सोर्स। कुछ नहीं है, फटाफट से देख लेते हैं। पावर निकालने के लिए बोला है और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट दिया है एंड रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 20 ओम दिया गया है। तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं फटाफट आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था पावर का एक तो होता है V इंटू आई, एक तो होता है हमारा V स्क्वायर अपॉन में R और एक होता है हमारा I स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ पर वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है तो हम ये पावर का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से P इज इक्वल टू V स्क्वायर मतलब 100, V स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 अपॉन में 20। तो यहाँ से निकाल लीजिए जो भी आपका आंसर है। देख लीजिए ये 5 टाइम कटेगा और 500 वॉट इसका आंसर आएगा। एक्चुअली ये आया हुआ क्वेश्चन है तो मैंने सोचा कि एक बार इसको ले लिया जाए, छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर में। अब एक अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों को के सामने लेकर के आ रही हूँ। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कौन सा आपका आंसर करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब 16th क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में आ रहा होगा जिसका आंसर आप मुझे देने वाले हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो पूछा हुआ क्वेश्चन है द मटेरियल टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड रेजिस्टर शुड बी। तो देखिए, एक तो है रेजिस्टर का जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर है उसका मटेरियल पूछ रहा है। तो कुछ प्रॉपर्टी होती है हमारी, तो इसमें आप लोगों को ढेर सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, लेकिन जो करेक्ट आंसर है आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो देखिए हमारा क्या है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। स्टैंडर्ड जो रेजिस्टर बना होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है दैट अब रेजिस्टर है, रेजिस्टर क्या करता है, रोकता है, किसी करंट को फ्लो होने से रोकता है। रोकने का मतलब उसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होगी, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, है ना। तो हम कहेंगे हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए। अगर मैं मटेरियल में बात करूं मतलब कॉपर और एल्यूमिनियम के टर्म्स में बात करूं, वैसे तो बच्चा आप लोगों को पता है कि अगर बेस्ट कंडक्टर आप लोगों को पूछता है तो सिल्वर होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बट इतना कॉस्टली है, हम अपने केबल्स और हम अपने जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिल्वर का तो यूज नहीं करते हैं। अदरवाइज बेस्ट कंडक्टर है। अगर कॉपर और एल्यूमिनियम में देखो तो कॉपर हमारा ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, लेकिन दोनों ही यूज होते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी की बात करूं मैं तो देखिए कंडक्टिविटी हमने ये कहा, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी करंट इजीली पास हो सके, तो कॉपर का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, और इसके अगर हम रो की बात करें तो कॉपर का थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। अब अगर मैं इसका बोलूं रेजिस्टिविटी का रेंज कितना होता है, तो जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स लाइक कॉपर वगैरह, उसका जो अप्रोक्सीमेटली होता है रेजिस्टिविटी -8 से लेके 10⁻⁻6 ओम मीटर के रेंज में होता है। मतलब 10⁻⁻8 बहुत ही कम होता है। ये मैं बात कर रही हूँ रेजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी पे मत ले लीजिएगा। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल का कम होगा क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो अगर इसका आप इन्वर्स करना चाहते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चा कि जो कंडक्टिविटी होती है मेटल्स वगैरह की वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻7 में के रेंज में होता है। कंडक्टिविटी का यूनिट आप जोड़ लीजिए, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। ये हो जाएगा हमारा
इसका ओम हो जाएगा और इसका मिनट, तो ओम मोह पर मीटर हो जाएगा। तो इसका यूनिट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यूनिट यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि इसका रेंज क्या है। तो ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा सिग्मा। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, मेटल के लिए। सिमिलरली अगर कोई इंसुलेटर है तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। तो एक रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टर अगर है तो उसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का कंसेप्ट मैंने बताया था, हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का मतलब क्या है बच्चा, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा। नेगेटिव टेम्परेचर का मतलब होता है, नेगेटिव टेम्परेचर का मतलब होता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। बस इनवर्स, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर। तो जितने भी मेटल्स वगैरह हैं हमारे, उसका होता है, हमारे जितने भी कंडक्टर्स हैं बेसिकली उसमें होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और जितने भी हमारे इंसुलेटर हैं उसमें होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसे कहते हैं हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए और टेम्परेचर हमारी लो होनी चाहिए, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होनी चाहिए एक्चुअल में। और अगर हम मेजरमेंट के टर्म्स में थोड़ा सा बात कर लें, तो मेजरमेंट के टर्म्स में जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर देखिए बनाया जाता है वो दो मटेरियल का बनाया जाता है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने का जो मटेरियल रहता है बेसिकली वो दो रहता है। डीसी सर्किट के लिए जो बनता है, देखिए जो डीसी सर्किट के लिए स्टैंडर्ड रेजिस्टर बनता है वो बनता है मैग्नीन का। ठीक है, मैग्नीन, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। मैग्नीन, मैग्नीन एक क्या है, अपना मटेरियल है। और अगर हम एसी सर्किट में बात करें, एसी सर्किट में बात करें तो ये कॉन्स्टेंटन का बना रहता है। ठीक है, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। तो ये दो ऐसे मटेरियल है जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के बनाने के काम आता है, और इसमें जो टेम्परेचर का इफेक्ट वगैरह रहता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो इसकी वजह से ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इन मटेरियल का डिजाइन किया जाता है। और ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को शॉर्ट नोट में लिखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब आ जाते हैं, ये सब आप नोट करिए, एक एक चीज मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ। फिर हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, और मैं एक एक क्वेश्चन लिखती हूँ, क्यों लेती हूँ उसका भी कुछ कारण है। तो स्क्रीन में आप लोगों को दिख पा रहा होगा 7th क्वेश्चन, मैं रीड कर देती हूँ एक बार आप लोगों के लिए। अ कंडक्टर हैज अ कांस्टेंट करंट ऑफ 6 एम्पियर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कंडक्टर इन 2 मिनट। इन 2 मिनट यानी कि 2 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा जबकि एक करंट 6 एम्पियर का कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को जो देखिए करंट दिया है बच्चा वो 6 एम्पियर दिया है, टाइम जो दिया है वो 2 मिनट दिया है। ठीक है, 2 मिनट ही दिया है ना, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ 2 मिनट दिया है। तो इसमें बोल रहा है कि भाई बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार डिस्कस किया मेरी क्लास में। I इज इक्वल टू NE/T हम लोगों ने देखा था। अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बच्चा। तो 10 इलेक्ट्रॉन के पीछे कितना चार्ज होगा, तो 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम यही होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना हुआ, 20 इलेक्ट्रॉन इंटू 20 करेंगे। ऐसे करते करते अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब इसका यूज करते हैं। तो देखिए बच्चे मिस्टेक बस कहाँ करते हैं इस क्वेश्चन में, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये टाइम नहीं देखते। डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी I × T/E। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 एम्पियर, टाइम को 2 मिनट रख दिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम करके जो भी आंसर आएगा उसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये आप लोगों का रॉन्ग है, क्योंकि टाइम हमेशा हम लोगों को लेना चाहिए सेकंड में। तो
इसको आप पहले कन्वर्ट करिए सेकंड में। तो 2 मिनट अगर मैं बोलूँ सेकंड में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख ले रही हूँ, 2 ये मिनट हुआ, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 अपॉन में 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। अब आप इसको आराम से इजीली सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है मेरे अकॉर्डिंग, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, मैं लिख देती हूँ इसका आंसर क्या है। तो ये 4.49 इंटू 10 का पावर 21 अप्रोक्सीमेटली, आप लोग चेक कर लीजिए प्लीज। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन में सिर्फ इसलिए मैंने लिया है क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं, डायरेक्टली 2 मिनट को मल्टीप्लाई कर देते हैं बिना ये जाने कि वो सेकंड में था। तो ये सेकंड में आप कन्वर्ट करिए, पहले देख लीजिए 2 मिनट था, इस 2 मिनट को मैंने सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया। डायरेक्ट आप 120 सेकंड भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पर आप नॉर्मल जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 था, इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी मिस्टेक आप लोगों से ना हो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट था बेसिक का, ये मैं रब कर दे रही हूँ। अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ईमेल एड्रेस भी मैंने दे दिया है। तो ये सब आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा जानकारी थी। अगर किसी को बच्चा बुक परचेज करना है, किसी को लगता है कि और ज्यादा प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं उस लिंक को क्लिक करके। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, आज का जो 8th हमारा क्वेश्चन था, स्क्रीन में आप लोगों को दिख पा रहा होगा। सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिए, फिर आप लोग मेरा कॉपी करिएगा। तो कभी भी नेटवर्क जैसा क्वेश्चन होता है या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको सॉल्व करने की जरूरत हो, कभी भी आप उसको कॉपी पेस्ट मत करिए, खुद से सॉल्व करके पेन और कॉपी पे सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन आप लोगों को है स्क्रीन में देख लीजिए। A current of 18 ampere flows through a conductor for half a minute. The total charge flown with the conductor is same in the same time was. मतलब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन तो लगभग सेम है। अब आप सोचेंगे मैम सेम क्वेश्चन आपने क्यों लिया है, हाफ अ मिनट, ये आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है और पूछ रहा है इसमें कि चार्ज बताइए, चार्ज बताइए। और ये क्वेश्चन आया हुआ देख लीजिए, यूपीपीसीएल का ये क्वेश्चन है, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप उसको एक बार ऑप्शन को ये करिए, और जब आप हड़बड़ी में रहेंगे ना तो देखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्वेश्चन को रॉन्ग सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना पढ़े तो हम सॉल्व कर देते हैं कई बार और लगता है हम लोगों को कि बिल्कुल करेक्ट था। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है, 724 कूलम, 90, 540 कूलम एंड 9 कूलम। तो अब हड़बड़ी में बच्चा क्या पढ़ा रहता है कि हाँ हमने तो पढ़ा हुआ I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, या फिर अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो ये I इंटू टी होता है, I इंटू टी होता है। इंटीग्रेट जब आप करेंगे यहाँ से तो Q का वैल्यू आएगा I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, यूनिट क्या हो जाता है, यूनिट हो जाएगा एम्पियर सेकेंड या फिर कूलम, ये हमारा चार्ज का यूनिट होता है। ये सब तो हमें पता है। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइम किस में रहता है। टाइम यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है हाफ अ मिनट, हाफ मिनट मतलब 1/2 मिनट। तो यहाँ पर आप लोगों को हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड दिया है। क्या दिया है, 30 सेकेंड दिया है। तो डायरेक्टली अगर बच्चे को करना होता तो करंट कितना है 18 इंटू 2 करके निकाल देते, आंसर कितना आ जाता 36, सही है। 18 इंटू हाफ कर देते, क्या कर देते 18 इंटू हाफ कर देते, 9 कूलम आंसर आ जाता। ऑप्शन में है भी, ऑप्शन ऐसा फ्रेम किया गया आप लोगों के लिए कि 9 कूलम आप आंसर जरूर लगाने वाले अगर आप हड़बड़ी में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि जेई का तो पेपर है मैम, इतना इजी क्वेश्चन तो आता ही है। तो बच्चे 9 कूलम आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम लगा के आते हैं। अगर आप नहीं लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गलत है, ये नहीं करना है ऐसा। हम लोगों को 30 करना है, ठीक है, इंटू 30 का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 80 इंटू 3 करेंगे तो 540 टोटल इसका आंसर आएगा। तो इस अगर मैं क्वेश्चन के लिए बोलूं, क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत आसान था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो कहाँ पर आप लोगों को मिनट लेना है, कहाँ पर बच्चा आप लोगों को सेकंड लेना है, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को गलती इसी में होती है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे जरूर आप। तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। स्क्रीन पे अभी आप लोगों को अपीयर हो गया होगा आपका 9th क्वेश्चन आज का, ठीक है। और मैं पूरा बेसिक कवर कर रही हूँ, मुझे लगता है कि ये सारे टॉपिक आप लोगों को बताना चाहिए,
तो क्वेश्चन अपीयर हो गया होगा, मैं रीड कर देती हूँ फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए जो डेटा गिवन है वो देख लेते हैं। हाउ मच विल बी द करंट ड्रॉन when 15 lamps of 50 watt are used for 5 hours per day in a hostel। मतलब क्या, एक हॉस्टल है, आप भी हॉस्टल में रहते होंगे, मालूम ही है, वहाँ पर बहुत सारा बिल वगैरह भी आता होगा और यूज भी करते हैं, इमर्शन रोड और दुनिया भर का बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर बोला है आप लोगों को कि करंट निकालना है। क्या निकालना है? सबसे पहले तो करंट एम्प्स में, एम्पियर में, जिसमें लैम्प कितने हैं? टोटल 15 लैम्प है। और एक जो लैंप है 1 लैंप, उसका रेटिंग कितना गिवन है? 50 वॉट, 50 वॉट्स गिवन है। और चल कितना चल रहा है? ये 5 आवर्स पर डे ये चल रहा है। तो ये आप लोगों को डेटा है। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है, कैलकुलेट करके आंसर बताइए, क्योंकि मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को, कि क्या आंसर आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बस यही डेटा गिवन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसमें करंट निकालना है, पावर, 15 लैंप है, ऐसे करके बहुत सारे लैंप है, 1 2 3 डैश 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 15 लैंप है। एक का जो है वो 50 वॉट है, तो अगर मैं दूसरे का 50 वॉट ऐसे करते करते डैश डैश 50 वॉट है 15 का, तो अगर मैं टोटल पावर रेटिंग निकालूं, अगर टोटल पावर मैं रेटिंग निकालूं बच्चा, तो क्या हो जाएगा? एक का है 50, तो 15 के लिए कितना हो जाएगा? 50 × 50, ये हमारा टोटल वॉटेज रेटिंग आएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? अब ये चल कितना रहा है? चल हम लोगों का 5 घंटे पर आवर चल रहा है। तो ये बताइए मुझे कि जो हमारा टोटल एनर्जी निकल गया, टोटल हमारा टाइम आ गया, टोटल हमारा तो यहाँ पर हम लोगों को वॉट आ गया। अब आप सोच रहे हैं कि मैम यहाँ तो वोल्टेज गिवन ही नहीं है। तो इस केस में आप लोगों को मैंने बताया था हमारी पिछली वाली क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है हमारा बेसिक का क्लासेस और क्वेश्चन की क्लासेस, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं बच्चा, वहाँ पर मैंने अच्छे से बेसिक कवर किया है। तो जब भी वोल्टेज ना गिवन हो तो जनरली देखिए जो हम लेते हैं सिंगल फेज के लिए 240 लेते हैं, एल्स आप 230 वोल्ट भी कहीं कहीं ले सकते हैं, ज़्यादा आंसर में फर्क नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है VI होता है, ये आपको बेसिक पता ही है। तो यहाँ से जो करंट आएगा वो क्या हो जाएगा? P/V। टोटल कितना आ गया हमारा रेटिंग? 15 × 50 240। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर आप लोगों का कितना आ जाएगा? 3.125 इसका आंसर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। कितना है? 3.125 एम्पियर, और आपका डी आंसर करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है बच्चा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वोल्टेज अगर नहीं गिवन है तो आपको क्या कंसिडर करना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को उठाया है। अब आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। बोलिए मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं? अब आप सोच रहे हैं मैम यहाँ पर 5 घंटा जो चल रहा था पर डे में, उसका क्या यूज है? उसका कुछ यूज नहीं है, क्योंकि जब वहाँ पर एनर्जी वगैरह निकालने बोलता तब वहाँ पर उसकी जरूरत पड़ती। इस क्वेश्चन में एनर्जी निकालने नहीं बोला है। अब एक लास्ट में जो मैं क्वेश्चन लूंगी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं बहुत सारी चीजें निकलवाऊंगी, तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ट्राई करें, एक एक चीज नोट करें। क्वेश्चन में बोला हुआ है, देख लीजिए, रिप्रेजेंट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इन LMTI सिस्टम वेयर M इज मास, लेंथ, L इज लेंथ, T इज टाइम एंड I इज करंट। तो हमने देखा था जो लेंथ मास टाइम वाला कंसेप्ट होता है, जो हम फिजिक्स में नॉर्मली पढ़ते हैं 10th 12th 11th में, तो उसका कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पर बोल रहा है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक ये UPPCL में समथिंग आया हुआ है, UP RUVNL AE में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये AE का क्वेश्चन है, असिस्टेंट इंजीनियर का। तो चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप लोगों को तो ये पूछेगा ही पूछेगा, नहीं भी पूछा तो नॉलेज होनी चाहिए, परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पर जो हम लोग L ले रहे हैं, क्वेश्चन 10th है। L क्या है? हमारा लेंथ है, MLT वाला कॉन्सेप्ट है। M हमारा क्या है बच्चा? मास है। T हमारा क्या है? T हमारा टाइम होता है। और I हमारा क्या है? I हमारा होता है करंट। ठीक है, अब आप
जो 7 फंडामेंटल हम यूनिट देखे थे, 7 फंडामेंटल सिस्टम देखे थे, लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड मोल सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मोल होता था, उस पे बेस्ड ये आप लोगों का कंसेप्ट है। क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ रहा है कि भाई बताइए जो रेजिस्टिविटी रो है उसके डिमेंशन क्या है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, और इसको कभी भी आप याद नहीं कर सकते हैं, आप याद करके जाएंगे और डेफिनेटली आप लोग इतने सारे क्वांटिटी हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इतने सारे क्वांटिटी हैं जो कि आप कभी भी किसी का भी यूनिट याद नहीं कर सकते। तो इसका कोई प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एकदम आगे बढ़ना होता है, फॉर्मूला बाय फॉर्मूला। तो अभी आप देखिए जो रो होता है वो कैसे आता है। सबसे पहले तो बात ये है कि मैम ये तो आपने ये बताया था कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए बताए थे, आप यही बताया था हम लोगों ने। तो यहाँ से रो तो आ सकता है R A अपॉन में L। अब मैम हम क्या करें, इसमें तो रेजिस्टेंस का हम लोगों को निकालना पड़ेगा, इसमें तो आप लोगों को रेजिस्टेंस का डिमेंशन निकालना पड़ेगा MLT करके। अब इस रेजिस्टेंस एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है। कभी भी याद मत करिए, समझा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा समझाने में, और चाहे आपको एग्जाम में भी हल्का सा टाइम लग सकता है, लेकिन आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। अब देखिए R इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से V अपॉन में I होता है। तो यहाँ अब बात आई, देखिए I तो हमारे स्टैंडर्ड है, हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑप्शन में आप देखिए, लेकिन V का आपको नहीं पता। तो V के लिए क्या करते हैं, V हमारा क्या था, वर्क डन अपॉन में चार्ज, क्या था, वर्क डन अपॉन में चार्ज। और वर्क डन मतलब क्या, वर्क डन मतलब क्या, एनर्जी की यूनिट निकालनी है, एनर्जी की यूनिट निकालनी है, ठीक है। वर्क डन, वर्क डन मतलब हम लोगों को जो वर्क डन था वो क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, याद है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब इस फोर्स को हम क्या कहते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डी, मैड, याद है आप लोग पढ़ते थे 10th 12th में। अगर नहीं कोई बच्चा पढ़ा है तो कोई घबराने की बात नहीं, जो हमारा फोर्स लगता है जो न्यूटन में रहता है वो मास इनटू एक्स। तो बच्चे देखिए जैसे कि मैड हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये तो आप सभी लोगों को पता है। वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी और या स्पीड हम कैसे बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड में बोलते हैं। डिस्टेंस अपॉन में टाइम जो भी होता है वो वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर का मतलब लेंथ, लेंथ ले रहे हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मीटर को लेंथ पर टाइम। तो ये एक ऑलरेडी एक और टाइम है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का बनेगा m0, m0 मतलब कुछ नहीं है L1t-2। तो जरा याद करिए जब आप पढ़े होंगे एक्सेलरेशन के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का। अब अगर हम मुझे फोर्स का निकालना पड़े तो जैसे हम देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन ऐड कर देते हैं फोर्स के लिए, मास एक्सेलरेशन का हमने ये निकाला है, m0 है मतलब कुछ नहीं है L-t-2। तो ये निकल करके आया हमारा फोर्स का। अब कुछ नहीं है बच्चा, वर्क डन के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ होगा, मीटर होगी, तो F इंटू डी करेंगे। F का क्या है, M-L-t-2 इंटू ये डिस्टेंस है मतलब एक और लेंथ आएगा। तो वर्क डन का क्या हो जाएगा, देख लीजिए M-L-2t-2, ये वर्क डन का हुआ, ये हमारा हो गया वर्क डन का। तो अब इस आप लोगों को क्वेश्चन में वर्क डन भी पूछ सकता है, देखिए वोल्टेज जो हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं वो भी पूछ सकता है, और हमारा एक्सेलरेशन फोर्स कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ से आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब आ जाइए, अब हम जो फाइनल सॉल्व करने वाले हैं, देखिए हमारा वर्क डन आ गया, वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम होता है, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ML2t-2 अपॉन में चार्ज, अपॉन में चार्ज, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए फिर यहाँ पर हम लोगों ने वोल्टेज लिख लिया बच्चा, ML2t-2 अपॉन में चार्ज, चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम होता है। यहाँ से वोल्टेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा ML2t-3 ऊपर जा करके, यहाँ पर देखिए +1 है, ऊपर जाके -1 एंड I -1। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज का, ठीक है, समझ में आया। रेजिस्टेंस का अगर बोलेगा तो R इज इक्वल टू V अपॉन में I, यहाँ से हो जाएगा ML2t-3 I -1 अपॉन में एक और I है, यहाँ से R की वैल्यू निकल करके आई
ये हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 3 i माइनस 2। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का। आई थिंक इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आता है रेजिस्टिविटी, फाइनली रो की बारी। तो रो क्या होता था, r a अपॉन में l, पुट कर देते हैं वैल्यू। तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 3 i माइनस 2 इंटू एरिया, एरिया के मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, अपॉन में लेंथ। अब फाइनल आप सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा, m l स्क्वायर t माइनस 3, उसके बाद i माइनस 2, ठीक है। ये l से देखिए l स्क्वायर l का पावर 4 हो जाएगा और एक नीचे l है, तो ये फाइनल जो आएगा वो l का पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अब ये चीज आप कभी भी रट नहीं सकते हैं, इसीलिए मैंने पूरा आप लोगों को डेरिवेशन बताया है, ठीक है। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। जो भी ऑप्शन है सुइटेबल उसको आप मार्क कर लीजिए। बट आप लोगों को देखिए यहाँ से r पता चला, यहाँ से रो पता चला, यहाँ से v पता चला, यहाँ से आप लोगों को वर्क डन पता चला, एक्सेलरेशन पता चला, फोर्स पता चला। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी, वर्क डन मतलब एनर्जी का पता चला। तो आप लोगों को देखिए बच्चा क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि भाई बताइए जो डायमेंशन है वो वोल्टेज का बताइए, रेजिस्टेंस का बताइए। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया, लेकिन वो 10 हमारे 20 के बराबर था। तो ये हमारी रही बेसिक की क्लासेस, और नेक्स्ट क्लास में मैं और बात करूंगी कुछ क्वेश्चंस। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा जितने भी हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।